जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम भाई एस यूट्यूब चैनल। आप सभी का न्यूज़ अनबॉक्सिंग सेशन में बहुत 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 स्वागत है। बच्चों, आज 1 अप्रैल 2026 लग चुका है और हमारे 2026 के 3 महीने खत्म हो चुके हैं। तो पिछले 3 महीने में अगर आपने अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लिए हैं, आप उसे प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो दिस इज द राइट टाइम that you should start taking control of your life's decision of your future. You have to think about your future, क्योंकि अब हमारे पास 2026 में केवल 9 महीने रह गए हैं। ओनली 9 मंथ्स आर प्रेजेंट और इन 9 मंथ्स को हमें बहुत बेटर यूटिलाइज करना है। और इसीलिए आज का कोट हमारे लिए बहुत सार्थक होता है जब हम कहते हैं कि इंटेंसिटी इज शॉर्ट लिव्ड। हम लोगों ने, आप पिछले इमेजिन कीजिए बच्चों, आपने जनवरी के अंदर सोचा होगा कि मैं ये चीज अचीव करूंगा, फरवरी के अंदर सोचा होगा ये चीज अचीव करूंगा, मार्च के अंदर कुछ सोचा होगा कि ये भी अचीव करूंगा, और अब लग चुका है अप्रैल। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपने जनवरी से फैब, फैब से मार्च और मार्च से अप्रैल आपने कितने बहाने अपने आप को दिए, और शायद कई सारी चीजें आपने अब छोड़ना शुरू कर दी होगी कि ठीक है यार, इसको कल करेंगे, कैसे करेंगे, देखेंगे, बाद में देखेंगे, आज ये काम है, इस फंक्शन के बाद शुरू करूंगा, होली के बाद शुरू करूंगा। सो इंटेंसिटी इज ऑलवेज शॉर्ट लिव्ड बच्चों, बट व्हाट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज लॉन्ग लास्टिंग। अगर आपने जनवरी में भी वही एंथुजियाज्म के साथ पढ़ा है, फरवरी में भी वही किया है, मार्च में भी वही किया है, आने वाले अप्रैल में भी आप यही करेंगे, मई, जून, जुलाई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, अगर आप दिसंबर तक भी इसी इंटेंसिटी के साथ काम करेंगे, सो यू विल गेट सक्सेस at the end of the road, that is for sure, because consistency is always long lasting बच्चों, intensity is always short lived। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, चलिए टेबल ऑफ कंटेंट की बात करते हैं। आज एक न्यूज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमें डिस्कस करनी है, बाकी सब फालतू न्यूज़ेस हैं, वही रिपीटेड हैं। रशिया का ऑयल टैंकर जो है वो क्यूबा में चला गया है, अमेरिका उसे कुछ कर नहीं पाया है, यूपीएससी में वैल्यू एडिशन को लेके कुछ नहीं है। मैपिंग बेस जरूर है, क्यूबा कहाँ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में है, हालांकि उसका नाम गल्फ ऑफ यूएसए कर दिया गया है। तो क्यूबा कहाँ है, कैसा देश है, ये सारी चीजें ज्योग्राफी का पार्ट है, मैपिंग का पार्ट है, कभी और उसे डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू में इसका कोई लेना देना नहीं है। बात करते हैं हीट वेव्स। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आज की जो हमें डिस्कस करनी है वो है हीट वेव्स, और 3 एडिटोरियल हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स फॉल आउट, डिजास्टर मैनेजमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बच्चों, बहुत ही अच्छा आर्टिकल मैं कह सकता हूं आज का जो हमें डिस्कस करना है। एंड देन इम्पीचमेंट फेलियर्स। आपको पता है कि अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ, इन सब के खिलाफ जो है इम्पीचमेंट मोशंस लेके आ रही है। हालांकि इम्पीचमेंट शब्द केवल और केवल, दिस वर्ड इज यूज्ड ओनली फॉर प्रेसिडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। दिस वर्ड इज यूज्ड ओनली फॉर प्रेसिडेंट्स रिमूवल, है ना। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जिस वर्ड को यूज किया जाता है तो वो प्रेसिडेंट रिमूवल के लिए यूज किया जाता है, बट फिर भी ये वर्ड इन्होंने यहाँ पे यूज किया है तो हम इसे कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। तो ये इम्पीचमेंट जो है ना, इसने जनता को ही जो है नेगेटिव कर दिया अपोजिशन पार्टी के खिलाफ, और कुछ हद तक इम्पैक्ट किया है रूलिंग पार्टी को भी। तो ये एडिटोरियल हम लोगों को आज की क्लास में डिस्कस करना है। तो सबसे पहली न्यूज देखते हैं बच्चों, क्या न्यूज आई है ना। न्यूज आई है, जैकब कौशी ने रिपोर्ट किया है कि मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू सी मोर हीट वेव डेज, है ना। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने ये घोषणा की है कि आने वाले दिनों में जो नंबर ऑफ हीट वेव डेज जो हैं ये बढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भले ही जो इंडिया का, जो नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है वो कूलर समर टाइम देखेगा, बट द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री विल सी मोर हीट वेव्स। खास करके अप्रैल टू जून जो है वह अबव नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर आर एक्सपेक्टेड
to the east and the northeast India and the eastern parts as well as the eastern parts of the central India। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि हीट वेव्स जो हैं ये इस बार इंडिया में बहुत ज्यादा आने वाले हीट वेव डेज। अब हीट वेव्स होती क्या हैं, एक एक करके सारी चीजें समझाता हूं बच्चों, थोड़ा सा पेशेंटली इसको सुनना और समझना, ठीक है। देखो हीट वेव्स ना, इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन जो है ना, इट इज ऑफिशियली डिफाइंड बाय it is officially defined by इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना। तो आईएमडी ने इसकी डेफिनेशन क्या दी है ना, ऑफिशियली डिफाइंड बाय आईएमडी। उसने क्या कहा है कि हीट वेव्स आर प्रोलॉन्ग्ड, हीट वेव्स आर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ excessively hot weather, excessively, just a second, excessively hot weather, excessively hot weather that can cause, that can that can cause adverse impact, that can cause adverse impact on लिविंग बींग्स। अब वो लिविंग बींग्स इंसान भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, है ना, फॉरेस्ट के इकोसिस्टम वाले भी हो सकते हैं, है ना, आपके वाटर इकोसिस्टम के भी हो सकते हैं। तो दैट कैन हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन लिविंग बींग्स, इकोनॉमी, इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट। हर चीज पे क्या हो सकता है, ये नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है हीट वेव्स, ठीक है। अब आईएमडी ने इसके कुछ क्राइटेरिया दिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आईएमडी ने सबसे पहले तो आईएमडी हैज कैटेगराइज्ड, आईएमडी हैज कैटेगराइज्ड थ्री रीजन्स। उन्होंने क्या किए हैं, 3 रीजन्स बनाए हैं, और इन 3 रीजन्स के हिसाब से फिर उन्होंने हीट वेव्स को डिफाइन किया है। जैसे 3 रीजन्स क्या हैं, प्लेन, कोस्टल, प्लेन, कोस्टल एंड हिल्स, ठीक है। अब आईएमडी कहता है कि जो प्लेन एरिया है ना, जो प्लेन इंडियन लैंड है, वहां पे 40 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा एंड मोर का टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। जो कोस्टल एरिया है ना, वहां पे 37 डिग्री सेल्सियस एंड मोर का टेम्परेचर हो सकता है, और जो हिली एरियाज है ना, यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस एंड मोर का टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। ये कहा गया है कि भाई प्लेन में इतना तो रहता ही है 40 डिग्री उससे ज्यादा, कोस्टल में 37 डिग्री और उससे ज्यादा, और हिल्स में जो है 30 डिग्री और उससे ज्यादा जो है क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है, 30 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्परेचर, अगर, है ना, अब कैसे होगा, बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। अब जो भी आपका फील्ड प्लेन है, बेस्ड ऑन द टेम्परेचर देर आर 2 टाइप्स, है ना, 2 टाइप्स ऑफ हीट वेव्स, 2 टाइप्स। एक होती है खुद हीट वेव्स, एक होती है हीट वेव्स, और एक होती है सीवियर हीट वेव्स, सीवियर हीट वेव्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट वेव्स एंड सीवियर हीट वेव्स। हीट वेव्स जो होती है बच्चों, हीट वेव्स क्या होती हैं कि हीट वेव्स के अंदर आपका रीजन का जो टेम्परेचर है, रीजन टेम्परेचर, रीजन टेम्परेचर is increased between, is increased from 4.5 डिग्री सेल्सियस टू 6.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यदि आपकी किसी रीजन का टेम्परेचर, जैसे प्लेन है, प्लेन का टेम्परेचर 4.5 से 6.5 तक बढ़ा तो इसे बोलेंगे हीट वेव, ठीक है। और अगर 4.5 से 6.5 के बीच बढ़ा तो आपको बोलेंगे हीट वेव। और सीवियर हीट वेव क्या बोलेंगे, किसी भी रीजन का टेम्परेचर, है ना, रीजन टेम्परेचर
इज ग्रेटर देन 6.5 डिग्री सेल्सियस। इसको आप 6.4 कर लो, ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ये 6.4 और ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 6.5, ग्रेटर देन या इक्वल टू 6.5, और दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6.4। तो अगर किसी रीजन का टेम्परेचर, चाहे वो प्लेन हो, कोस्टल हो या हिल्स हो, अगर उसका टेम्परेचर 6.5 डिग्री से ज्यादा बढ़ा या 6.5 बढ़ा, तो उसे बोलेंगे सीवियर हीट वेव्स। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए मैं आज आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं कि नाउ व्हाट हैपन इज, हीट वेव इज डिक्लेयर्ड, हीट वेव इज डिक्लेयर्ड बाय आईएमडी, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना। हीट वेव इज डिक्लेयर्ड बाय आईएमडी इफ अबव क्राइटेरिया, if above criteria are met, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनना है ना, आर मेट फॉर, कहां पे, दो जगह पर, आर मेट फॉर फॉर एटलीस्ट फॉर एटलीस्ट टू स्टेशंस, फॉर एटलीस्ट टू स्टेशंस, है ना, फॉर एटलीस्ट टू स्टेशंस, दो जगहों पर, दो स्टेशंस पर सेम होना चाहिए। एंड एज वेल एज, है ना, एज वेल एज फॉर 2 consecutive days, for 2 consecutive days, for 2 consecutive days, for at least 2 stations and for 2 consecutive days, ये होना चाहिए। तब जाके आप क्या कह सकते हैं कि हीट वेव जो है वहां पे डिक्लेयर की गई है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रीजन। ठीक है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स, है ना, अगर मैं आपसे बात करूं, व्हाट आर द फैक्टर्स behind, what are the factors behind the heat waves, अगर हीट वेव्स के बढ़ने के पीछे के फैक्टर्स की बात करूं, तो व्हाट आर द फैक्टर्स, सबसे पहला फैक्टर है हाई एटमॉस्फेरिक, हाई हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बच्चों ये पता होना चाहिए। हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम जो है, इस ये सबसे बड़ा कारण है, किस चीज का, ये सबसे बड़ा कारण है आपके हीट वेव्स के आने का, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम। क्योंकि हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो जो गर्मी है वो वहीं रहेगी, आगे सिस्टम मूव करेगा ही नहीं। तो इट विल द दीज सिस्टम्स विल ट्रैप द वार्म एयर, है ना, नियर द अर्थ सरफेस, एंड दैट्स व्हाई देयर विल बी अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ हॉट वेदर। तो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम जो है ये कारण होता है हीट वेव्स के आने का। देन क्लाइमेट वेरिएबल्स, क्लाइमेट वेरिएबल्स, जैसे आपको मैं न्यूज भी बता देता हूं, क्लाइमेट वेरिएबल जैसे एल नीनो, आपने नाम सुना होगा, एंड ला नीना, एल नीनो एंड ला नीना, एल नीनो एंड ला नीना। अब आप देखिए न्यूज में भी क्या आया है कि एल नीनो का भी फियर इस बार है। द कंट्री विल लाइकली रिसीव 12% मोर रेन देन यूजुअल इन अप्रैल, बट इन जुलाई हाउएवर the forecast suggests that the emergence of El Nino warming of region of the central Pacific Ocean that frequently linked to reduced rain in India। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भले अप्रैल में तो हमें 12% ज्यादा रेन दिखेगी, लेकिन जुलाई आते आते हमें एल नीना की वजह से कम बारिश दिखेगी, और कम बारिश दिखेगी तो नेचुरल सी बात है कि गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी, उसको हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। देन चेंजेस इन द विंड पैटर्न, changes in wind patterns, changes in wind patterns, तो wind patterns के बदलने से भी क्या होता है, आपके हीट वेव्स जो हैं वो बढ़ने की जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड लास्ट इज ड्रॉट एंड ड्राई कंडीशंस, ड्रॉट एंड ड्राई कंडीशंस। ठीक है। तो ड्रॉट एंड ड्राई कंडीशंस जो हैं ये और क्या कर सकते हैं, मतलब प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ ड्रॉट एंड लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन जो हैं, मॉइस्चर नहीं हो सॉइल के अंदर, इससे जमीन क्या हो सकती है, ज्यादा गर्म हो सकती है, जिसकी वजह से
जो है आप लोगों के हीट वेव्स के भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें क्या ह्यूमंस भी हीट वेव को कंट्रीब्यूट करते हैं क्या? जी हाँ। डज ह्यूमन डज ह्यूमंस कंट्रीब्यूट, क्योंकि ये सवाल आपसे प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जा सकता है, टॉवर्ड्स हीट वेव। जी हाँ, द आंसर इज क्लियर कट यस, है ना। और किन तरह से, दो तरीके से आप क्या करते हैं, हीट वेव्स को बढ़ाते हैं। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग, इंसानों की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग का सियप्पा चल रहा है उसकी वजह से धरती का टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसके ऊपर फिर फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इसकी वजह से देयर इज अ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस। और दूसरा जो है क्या हो रहा है, हम दूसरा फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, आपके मेंस में जरूर पूछ सकते हैं, इसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, कई लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो लिख देंगे लेकिन अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो है इसके बारे में नहीं लिखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो अर्बन एरियाज है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या है कि अर्बन एरियाज जो हैं वो इस तरह से बनाए जा रहे हैं जैसे पहले मिट्टी के घर होते थे, राइट। तो जो ज्यादा हीट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता था, लेकिन अब घर किसके बन रहे हैं, कंक्रीट के, एसफॉल्ट सर्फेसिस के बन रहे हैं, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी हुई है, लिमिटेड वेजिटेशन है ना भाई, पेड़ पौधे ज्यादा है ही नहीं शहरों में, है ना, पानी है ही नहीं, तो वो कैसे जो है हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से जो अर्बन सिटीज है, अर्बन एरियाज हैं, वो एक हीट के आइलैंड बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हीट वेव्स है ये और ज्यादा इंटेंसिफाइड होती है। हीट वेव्स बिकम्स मोर इंटेंसिफाइड, मोर इंटेंसिफाइड इन द अर्बन एरियाज। तो ये अर्बन आइलैंड हीट अफेक्ट जो है इसके इम्प्लीकेशंस आप सब अपने अपने लेवल पे कर सकते हैं। अगर हीट वेव बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ेगी, पावर ग्रिड पे स्ट्रेन बढ़ेगा, पोटेंशियल ब्लैकआउट्स हो सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ये क्या करेगा, खत्म करेगा, वाटर रिसोर्सेज बहुत जल्दी जल्दी सूखने लगेंगे, फूड सिक्योरिटी पे खतरा आएगा, ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज्यादा जो है हाइपरथर्मिया, हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन, हीट क्रैम्प्स, है ना। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स जो हैं हीट वेव्स के हमें देखने को मिलते हैं, तो इससे हमें बचना चाहिए। तो अर्ली प्रिपरेशन इज व्हाट नीडेड एज ऑफ टुडे, अर्ली प्रिपरेशन इज मस्ट। ठीक है, चलिए एडिटोरियल सेक्शन पर आते हैं। द वेस्ट एशिया कॉल्ड्रॉन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स फॉल आउट, है ना, हमारे जो नेशनल फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं एम के नारायणन, उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, डिस्कस करते हैं क्या है ये आर्टिकल। ठीक है, देखिए, द एडिटोरियल एनालाइजेस द डिवास्टेटिंग जियोपॉलिटिकल फॉलआउट ऑफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, है ना, जो यूएसए और इजराइल ने एक ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, है ना, जो यूएसए और इजराइल ने चलाया था 28 फरवरी 2026 को। और इसकी वजह से एक डिवास्टेटिंग जियोपॉलिटिकल फॉलआउट हमें देखने को मिला पूरी दुनिया में। हालांकि अमेरिका की नाक ज्यादा कटी है इसमें, लेकिन फिर भी दिक्कत तो यही है ना कि भाई अमेरिका को तो कोई शायद ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे देश हैं, जो एनर्जी इंडिपेंडेंट देश नहीं हैं, उन्हें इनका डिवास्टेटिंग जियोपॉलिटिकल फॉलआउट ज्यादा देखना पड़ा, है ना। डिस्पाइट सीवियर एयर बॉम्बार्डमेंट्स एंड असैसिनेशन ऑफ ईरान टॉप लीडरशिप, द ईरानियन स्टेट हैज नॉट कोलैप्स्ड। अमेरिका को लगा कि जो खामनेई हैं, खामनेई साहब को अगर मार देंगे, है ना, जो ईरान की टॉप लीडरशिप है, तो ईरानियन स्टेट जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंस्टेड the conflict has devolved into protracted war of attrition। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, the conflict has developed into protracted war of attrition characterized by the weaponization of global maritime choke points। इसकी वजह से क्या हुआ, अमेरिका को लगा कि जो ग्लोबल मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं इसको तो कौन ही बंद कर सकता है, लेकिन ईरान ने ये करके दिखाया कि जो ग्लोबल मैरीटाइम चोक पॉइंट्स था उसका वेपनाइजेशन जो है वो ईरान द्वारा किया गया, which led to the massive disruptions to the global energy economy
एंड द डेंजरस रिवाइवल ऑफ ट्रांसनेशनल रिलीजियस मिलिटेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसराइल और यूएसए ने जो ईरान पर हमला करके किया, वो ये किया कि अब उसने लोगों को ये बता दिया ईरान के माध्यम से कि आप जो ग्लोबल मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं उसको वेपनाइज कर सकते हो अपने फेवर में, जो है वॉर को झुकाने के लिए। और एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी इकोनॉमी डिसरप्ट हो तो हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी वजह से जो ट्रांसनेशनल रिलीजियस मिलिटेंसी है वो रिवाइव होती हो तो हो, लेकिन हम हमारे देश को झुकने या बर्बाद होने नहीं देंगे। ठीक है। नौ ऑथर अपने पहले आर्ग्यूमेंट में कहते हैं ईरान ईरान सर्वाइव्स द ऑनस्लॉट। सबसे पहला, द लीडरशिप डिकैपिटेशन एंड द स्टेट सर्वाइवल डिस्पाइट द असैसिनेशन ऑफ सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमनेई and National Security Chief Ali Larijani, the Iranian state mechanism and its uranium stockpile remain intact. ईरानियन स्टेट का जो मैकेनिज्म है वो उसी तरह से चल रहा है और उसका जो यूरेनियम स्टॉक पाइल है वो यूं का यूं बना हुआ है। देन वेपनाइजेशन ऑफ choke points। आप सब ने देखा that Iran is deliberately targeting the global economy by blockading the Strait of Hormuz, a critical maritime transit route for nearly 30% फॉर नियरली 30% ऑफ ग्लोबल ऑयल शिपमेंट, है ना। तो ये क्रिटिकल मैरीटाइम ट्रांजिट रूट है 30% ऑफ ग्लोबल शिपमेंट्स के लिए, ऑयल शिपमेंट्स के लिए। लेकिन ईरान ने इसे वेपनाइज किया ताकि क्या ट्रिगर हो, टू ट्रिगर अ वर्ल्ड वाइड एनर्जी क्राइसिस। और अगर वर्ल्ड वाइड एनर्जी क्राइसिस आएगी तो अमेरिका को जग मार के क्या करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर तो उसके ऊपर भी बनेगा ना भाई, कि भाई तू, तेरा दिमाग खराब है क्या, बार बार जब देखो तब हमला हमलू करता रहता है, और कभी ग्रीनलैंड चाहिए, कभी क्या चाहिए, कभी यूक्रेन चाहिए, कभी वो चाहिए, है ना, छाना माना बैठ जाए। ऐसे प्रेशराइज उनको किया जा सकता है, बट कितना करेंगे नहीं करेंगे वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज कह सकते हैं कि हाँ यार सर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रैक्चर्ड वेस्टर्न अलायंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें यूएस अपने आप को बहुत अकेला पा रहा है इस बार। द यूएस इज फेसिंग डिप्लोमेटिक आइसोलेशन एज यूरोपियन अलायंस, क्योंकि द यूएस इज फेसिंग द डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट जो एम के नारायण सर ने यूज किया है, दैट इज डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, है ना। ये वर्ड आपको यूज करना है। एज यूरोपियन allies refuse to assist in opening the strait, while Iran strategically offers safe passage to friendly nations, जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया ये सब मौजूद हैं, और कुछ यूरोप के भी देश मौजूद हैं। अब यूरोप यूएसए का साथ क्यों नहीं देना चाहता बच्चों, मैंने कल भी क्लास में आपको बताया था, यूरोप का एक देश है स्पेन, उसने यूएसए को अपना एयर स्पेस भी प्रोवाइड नहीं किया। उसका क्या कारण है कि यूरोप पिछले 3 साल से रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वैसे ही जो गैस के जो प्राइसेस हैं उसको बहुत ज्यादा उसमें हाइक उसने देखे हैं, करीबन 30 से 40% गैस प्राइसेस के हाइक जो है यूरोप देख रहा है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। उसके बाद अब मैं ट्रम्प की ओर साथ दूं जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए, जबकि मेरा तेल तो रशिया से आ रहा था, यहां से तो आ नहीं रहा था। तो फिर मैं इतनी हेल्प क्यों करूं यूएसए की। और यूएसए क्या कह रहा है, मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा, यूरोप जो है वो बेकार वो है, तो अपना स्ट्रेटेजिक एडवांटेज छोड़ देता है। तो फिर यूरोप के देश आपकी हेल्प क्यों करेंगे जब आप उन्हें नीचा दिखाते रहते हैं। तो देन ऑथर कहते हैं द asymmetric warfare and the war weariness, right? Iran strategy of survival and calibrated retaliation is exploiting US military vulnerabilities, leading to rapid depletion of advanced US assets like Patriot missile, THAAD interceptors and Tomahawk cruise missile, sparking वॉर वियरीनेस विद इन यूएस मिलिट्री। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए भी है बच्चों, क्योंकि ईरान क्या कर रहा है, ईरान इज सेंडिंग हिज ड्रोन, है ना। ईरान जो है वो क्या भेज रहा है, वो अपने ड्रोन भेज रहा है यूएसए बेसिस पर, यूएसए के मिलिट्री बेस पर। और यूएसए मिलिट्री बेस किसका यूज कर रहा है, इन्हीं मिसाइल्स का, थार्ड, है ना, टॉम हॉक मिसाइल या फिर पेट्रियट मिसाइल, इनका यूज कर रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है, जो ईरान का जो ड्रोन है ना ये $1000 का है,
जी हाँ, ये $1000 का है। वो अपने घर के पीछे रह के बना रहा है, अपने बेसमेंट में। वो $1000 के ड्रोन है जिसे वो अमेरिका के बेस पे फेंक रहा है। लेकिन जो थार्ड, टॉमहॉक और जो पेट्रियट है ना, ये $1 मिलियन सिस्टम है। तो उनकी एक मिसाइल जाती है $1000 के ड्रोन को बर्बाद करने के लिए। और चलो ये ड्रोन $5000 का हो, $10,000 का हो, $20,000 का हो, $30,000 का हो, इससे ज्यादा बड़ा तो ड्रोन नहीं हो सकता। $30,000 के ड्रोन को भी खत्म करने के लिए यूएस को अपने $1 मिलियन का इंटरसेप्टिंग मिसाइल्स जो हैं या क्रूज मिसाइल जो हैं उसको दागना पड़ रहा है। तो अमेरिका जो भले ही ट्रंप जो हैं कूद कूद के, जो भूरे बाल वाले फूफाजी हैं, ये कूद कूद के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अरे हम वॉर जीत गए, हम वॉर जीत गए, लेकिन एक्चुअली में वॉर नहीं जीते। उनको इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। देन नेतन्याहू's वॉर एक्सकलेट्स, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द आइडियोलॉजिकल ड्राइवर। द एडिटोरियल पोजिट्स दैट The editorial posits that Israel's aggressive military posture is heavily influenced by the concept of biblical promise of the chosen land, overriding economic and human cost. उन्होंने क्या कहा कि भाई एक चूजन लैंड है और एक हम बिब्लिकल प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप ईरान से ऐसे बेकार लोगों को हटाओगे तो हम आपको जो है चोजन लैंड आपको प्रॉमिस करेंगे। लेकिन जो इकोनॉमिक और ह्यूमन कॉस्ट जो इसमें लग रही है उसका क्या। देन regional spillover backed by US, Israel aims to expand the theater of war across the broader West Asian region, specifically targeting Lebanon, Iraq and Syria. जो इसराइल है वो यूएसए का साथ लेते हुए वो लेबनन, इराक और सीरिया यहां पर भी मिसाइल दागे पे दागे जा रहा है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ वेपन, ऑथर कहते हैं the conflict has entered a no peace, no large scale war phase where the primarily battleground includes the disruption of energy prices, shipping lanes and global logistical system। भाई नो पीस नो लार्ज स्केल वॉर दोनों ही चीजें पे तो एंटर हो रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है। डिसरप्शन ऑफ एनर्जी प्राइसेस, डिसरप्शन ऑफ शिपिंग लेन्स एंड डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल लॉजिस्टिकल सिस्टम्स। क्योंकि कौन अपनी शिप्स को डुबाएगा बच्चों। देन ऑथर कहते हैं भाई इट इज क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ जियोपॉलिटिकल पुशबैक। अ ग्राउंड इन्वेजन नेसेसरी फॉर regime change lacks support from US and Europe and faces guaranteed opposition from global powers like China and Russia. Furthermore, Iran vast geography favor its forces which are highly acclimated to the war of attrition। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ग्राउंड इन्वेजन है नेसेसरी फॉर रिजीम चेंज लैक्स सपोर्ट फ्रॉम यूएस एंड यूरोप। तो अगर आप ग्राउंड यूरोप करना भी चाहते हैं तो यूएस और यूरोप इसको सपोर्ट नहीं करेंगे बिकॉज बट फेसेस गारंटीड अपोजिशन फ्रॉम ग्लोबल पावर्स लाइक चाइना एंड रशिया। चाइना और रशिया इसे मिलकर अपोज करेंगे ही करेंगे क्योंकि वो ईरान के बहुत क्लोज हैं। फर्दरमोर Iran's vast geography favors its forces which are highly acclimated to the war of attrition। तो ईरान की वास्ट जियोग्राफी जो है क्योंकि वहां के सोल्जर्स वहीं पे ट्रेनिंग करते हैं तो ईरान को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी इस वॉर ऑफ एट्रिशन में। ठीक है। देन ऑथर अपने आखिरी रिमार्क्स में कहते हैं ऑन शिया रेजिस्टेंस, है ना, सिविलाइजेशनल एंड हिस्टोरिकल रूट्स। द कॉन्फ्लिक्ट कैरीज अ हैवी सिंबॉलिक डायमेंशंस स्ट्राइकिंग एट द कोर ऑफ शियाइट पॉलिटिकल कल्चर which draws its ethos of sacrifice and strategic endurance from the historical battle of Karbala। ईरान जो है वो शिया कंट्री है। शिया मतलब those who are the follower of अली एंड हुसैन, अली एंड हुसैन, है ना। प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ थे अली, राइट, और अली के बेटे थे हुसैन। तो बैटल ऑफ करबला में इन्हें मार दिया गया था। अली, हुसैन, प्रॉफिट मोहम्मद की बहन, इन सबको मार दिया गया था, राइट। तो आफ्टर बैटल ऑफ करबला जो है देयर इज अनदर सेक्ट emerged in Islam which is known as Shia and who followed Ali and Hussein, and there was another sect which was known as Sunni
which followed Prophet Muhammad and his belief system. सो जो सिविलाइजेशनल हिस्टोरिकल रूट्स की बात करें तो ईरान हमेशा से शियाइट पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा रहा है, और शियाइट पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा रहा है तो मतलब उन्होंने शुरू से ही क्या देखा है, सेक्रीफाइस और स्ट्रेटेजिक एंड्योरेंस उनके दिल में है, क्योंकि बैटल ऑफ करबला से जो आज से 1400 साल पहले हुआ था उसको वो क्या रखते हैं, दिल में रखते हैं. देन ट्रांसनेशनल मिलिटेंसी है ना, मिलिट्री स्ट्राइक्स एम्ड एट इरानियन रिजीम आर परसीव्ड एज एन अटैक ऑन पॉलिटिकल शिज्म या शियाज्म, likely fueling transnational religious military rather than subduing it. अब हो क्या रहा है कि जो इंडिया है, जैसे इंडिया में कुछ मुसलमान जो हैं, जब खमनी की डेथ हुई थी, ठीक है, खमनी ने इंडिया के बारे में कभी अच्छा नहीं बोला, और ठीक है हम उसका सपोर्ट करें ना करें ये हमारी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन इस देश में जम्मू कश्मीर के अंदर, दिल्ली के अंदर ऐसे कई लोग सड़कों पे उतर आए थे कि खमनी की मौत हो गई और इंडिया कुछ कर क्यों नहीं रहा है, या खमनी की मौत हो गई इंडिया ने कुछ बोला क्यों नहीं, खमनी की मौत हो गई तो इंडिया इस युद्ध में ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहा है. अब कई सारी चीजें हैं कि भाई कोई उनसे पूछे कि खमनी इंडिया के बारे में क्या कहता था, कभी आपने सुना है, कभी आपने पढ़ा है ना, कि खमनी इंडिया के भारतीय मुसलमानों को बरगलाने के लिए क्या क्या ट्वीट करता था, ये तो किसी की हिम्मत नहीं है बताने की, लेकिन जब वो ढोकला खमड़ी मर गया तो यहाँ पे लोग उतर आए. तो इसका एक सबसे बड़ा चीज जो क्या है कि ट्रांसनेशनल मिलिटेंसी जो है ये बड़ी है, क्योंकि जो मिलिट्री स्ट्राइक्स है जो ईरान में हो रही है उसको क्या देखा जा रहा है कि नहीं नहीं शिया पे हमला हो रहा है. अब शिया पे हमला हो रहा है तो इसको मार्केट कैसे किया जा रहा है कि जितने भी शिया मुस्लिम भाई बहन हैं वो सब आइए और हमारा साथ दीजिए, चाहे पैसे से साथ दीजिए चाहे लड़के साथ दीजिए, राइट. सो इट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग व्हाट, इट इज इंक्रीजिंग ट्रांसनेशनल मिलिटेंसी. देन रेडिकल रिवाइवल, द एसेशन ऑफ मोजतबा खामनई, है ना, द एसेशन ऑफ Mojtaba Khamenei as the new supreme leader marks a shift towards the radical, messianic, apocalyptic dimension of Shiaism, indicating that revolutionary fervor will not die with the elimination of its leader. है ना, तो भले ही जो है आपके जो पहले खमनी जो थे उनके डेथ के बाद उनके बेटे मोजतबा खमनेई को क्या बना दिया गया है, ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया है. तो ये क्या बताया जा रहा है, और वो और भी ज्यादा अब रेडिकल होके आएंगे, क्योंकि वो उनको क्या बताया जा रहा है कि आप शिया सेक्ट के हैं, आपको और ज्यादा रेडिकल होना है. देन न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट्स, Israel's provocative strikes near the Bushehr nuclear power plant, constructed with Russian collaboration, represents a dangerous escalation that risk dragging superpowers into the Third World War scenario. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इजराइल है उसने जो क्या किया है, जो ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उस पर स्ट्राइक की थी, जो ये एक डेंजरस एस्केलेशन है, क्योंकि आगे चलकर ये जो है दूसरे लोग भी एक दूसरे के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर सकते हैं. दैट विल बिल्ड द थर्ड वर्ल्ड वॉर सिनेरियो. ठीक है, चलिए मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं. द वेपनाइजेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैज डिफाइंड मॉडर्न एसिमेट्रिक वॉरफेयर इन वेस्ट एशिया. Analyze this statement in the context of ongoing West Asian conflict and discuss its specific implications for India's energy security and strategic interest. वैश्विक आर्थिक बुनियादी ढांचे और समुद्री चोक पॉइंट के हथियारीकरण ने पश्चिम एशिया में आधुनिक असममित युद्ध को फिर से परिभाषित किया है. चल रहे पश्चिम एशियाई संघर्ष के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण करें और भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक हितों के लिए इसकी विशिष्ट निहितार्थों पर चर्चा करें. ठीक है, जीएस पेपर 2 आईआर से संबंधित बहुत अच्छा सवाल है, या जीएस पेपर थ्रू 3 इंटरनल सिक्योरिटी में भी पूछा जा सकता है. 150 मार्क्स का है, 10 मार्क्स 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है. अगर आपने अपना आंसर लिख दिया है तो आप अपना आंसर iasrambhat@gmail.com पे भेज सकते हैं. और अगर आप अपना आंसर भेजते हैं तो क्या फायदा मिलेगा आपको, 2 आवर्स के अंदर अंदर आपके आंसर का मेंस की प्रोज एंड कॉन्स के साथ इवोल्यूशन करके आपको आपका आंसर वापस भेज दिया जाता है, ताकि आपके मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से
चल सके। ठीक है, चल बढ़ते हैं सेकंड एडिटोरियल के ऊपर। काउंटिंग पीपल इज नॉट काउंटिंग डिजास्टर रिस्क, है ना। अस्वाति रेचल जो है उन्होंने एडिटोरियल लिखा है। चलिए एक एक करके देखते हैं, है ना। द एडिटोरियल क्रिटिक्स, है ना, द एडिटोरियल critiques the methodology adopted by 16th Finance Commission for allocating the state disaster response fund. Despite a substantial overall increase in SDRF fund, the new allocation formula paradoxically penalizes highly disaster prone and well prepared states like Odisha while rewarding demographically लार्जर स्टेट्स, है ना। तो ये एडिटोरियल क्यों आया है कि जो 16 फाइनेंस कमीशन है उसने जो फॉर्मूला दिया है उसमें ये बात ठीक है कि ओवरऑल एसडीआरएफ का जो फंड है वो बड़ा है, लेकिन जो उसका जो फॉर्मूला तय किया गया है उसमें डिजास्टर प्रोन स्टेट्स जो हैं उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। सो वेयर इज द कोर इशू लाइज? Core issue lies in the flawed operationalization of the exposure and vulnerability metrics within the new adopted disaster risk index। ठीक है, चलिए क्या है देखते हैं। अ रिवाइज्ड फॉर्मूला एंड इट्स रैशनल शिफ्ट इन मेथडोलॉजी, है ना। द 16 फाइनेंस कमीशन एलोकेट्स 2,04,401 crore to SDRF, shifting from 15 finance commission additive approach to a multiplicative disaster risk index DRI, which is equal to hazard into the exposure into vulnerability। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हैजार्ड इंटू एक्सपोजर इंटू वनरेबिलिटी, ये जो है क्या किया गया है, ये डिसाइड किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? द फ्लॉड एक्सपोजर मेट्रिक, है ना। ऑथर कहते हैं कि जो एक्सपोजर वर्ड है ये फ्लॉड है, ये खराब वर्ड है ना। द फॉर्मूला यूजेस द स्टेट्स टोटल पॉपुलेशन दैट इज 1 से 25 के बीच as a proxy to exposure. According to the Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC), exposure should measure populations actually situated in the hazard zone, not merely those within the political बाउंड्री। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर सपोज बच्चों आज मैं जो है बैठा हूं कि मैं इंदौर में बैठा हूं, लेकिन जो अगर कोई भी डिजास्टर आ रहा है वो आपके भोपाल में आ रहा है। सपोज मैं इंदौर में बैठा हूँ और डिजास्टर जो है वो भोपाल में आ रहा है, लेकिन अब पूरी पॉपुलेशन का कैलकुलेट करके आपने पैसा तो दे दिया, लेकिन आपको पता है कि वहां पे जब अर्थक्वेक आता ही नहीं है या आएगा तो भी अर्थक्वेक जोन एरिया में नहीं है, तो फिर उसका यूज क्या होगा? तो ये केवल एक पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। देन देर इज अ डेमोग्राफिक बायस, है ना, बिकॉज इट रिलाइज, इट मतलब द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है ना, because it relies on total population, the multiplicative formula heavily rewards demographic size. Consequently, a state like Odisha, highest hazard score of 12, ends up with much lower DRI, that is 79.8, compared to highly populous states like Bihar and Uttar Pradesh। अब आप फैक्टर देखिए, जो इंडेक्स है उसमें जो उड़ीसा है उसको 79.8 डाला गया है, राइट, उसका इंडेक्स में उसका स्कोर। और बिहार और उत्तर प्रदेश को तो 413 और बिहार को 224.2 डाला गया है। डिफीटिंग द पर्पस ऑफ रिस्क बेस्ड डिफीटिंग द पर्पस ऑफ रिस्क बेस्ड एलोकेशन फ्रेमवर्क, है ना। तो यही ऑथर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। देन ऑथर अपने सेकंड आर्गुमेंट में कहते हैं द सेकंड प्रॉब्लम कंपाउंड्स द फर्स्ट, फ्लॉड वनरेबिलिटी मैट्रिक, है ना। ये भी सबसे खतरनाक है, राइट। सबसे पहला आपने देखा भाई क्या है, हैजार्ड इंटू एक्सपोजर इंटू वनरेबिलिटी। तो एक्सपोजर को हमने एक्सपोज किया, अब वनरेबिलिटी को देखते हैं। ठीक है, इसमें जो वनरेबिलिटी की जो मेट्रिक है वो भी फ्लॉड है, वो भी गलत है। कैसे? देखिए, है ना, वनरेबिलिटी इज मेजर्ड बाय इन्वर्टिंग द स्टेट एवरेज पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, इक्वेटिंग लोअर एवरेज इनकम डायरेक्टली विद द हायर डिजास्टर वनरेबिलिटी। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका लोअर एवरेज इनकम है, इसका मतलब है कि आप हाई डिजास्टर वनरेबल जोन में मौजूद है।
आप वनरेबल जोन में जाएंगे। नाउ दिस इग्नोर्ड मल्टी डायमेंशनलिटी, है ना। जो एनएसडीपी है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मेजर्स फिस्कल कैपेसिटी बट फेल्स टू कैप्चर ट्रू मल्टी डायमेंशनल वनरेबिलिटी विच इंक्लूड्स हाउसिंग इक्वालिटी, है ना, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्ली वार्निंग रीच। ये सब तो आपने कैलकुलेट किया ही नहीं, बस केवल आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑल्सो मास्क डीप इंट्रा स्टेट इनइक्वालिटीज, है ना। आपने सीधा सीधा क्या कर दिया कि एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑल्सो मार्क्स द डीप इंट्रा स्टेट इनइक्वालिटीज, तो आपने इस चीज को और ज्यादा बढ़ावा दिया। देन अनइंटेंडेड पेनल्टीज, जैसे स्टेट्स लाइक केरला सीवियरली इंपैक्टेड बाय द 2018 फ्लड्स, है ना, रिसीव नेग्लिजिबल वनरेबिलिटी स्कोर ड्यू टू हाई पर कैपिटा इनकम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जब उनको कह रहे 2018 में फ्लड आए, उनको नेग्लिजिबल वनरेबिलिटी स्कोर मिला ड्यू टू हाई पर कैपिटा इनकम। सिमिलरली झारखंड, डिस्पाइट जेन्युइन ट्राइबल फ्रेजिलिटी एंड पॉवर्टी, लूजेस फंड शेयर बिकॉज इट्स स्मॉलर पॉपुलेशन स्कोर कैन नॉट कंपनसेट विद द मल्टीप्लिकेटिव फ्रेमवर्क। अब सबसे बड़ी बात यह है कि केरला और झारखंड हमारे सामने एक उदाहरण है जो ये बताते हैं कि उन्होंने अपना फंड शेयर केवल इसलिए खोया क्योंकि वो स्मॉल पॉपुलेशन स्कोर पे खड़े होते हैं, और ये चीज आने वाले टाइम में सही नहीं है। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, व्हाट नीड्स टू बी डन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, व्हाट नीड्स टू बी डन। मैंने कहा था ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, रीडिफाइनिंग एक्सपोजर, है ना। एक्सपोजर शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ एक्चुअल हैजार्ड जोन, है ना, दैट इज flood chain, cyclone belt, by utilizing the Building Materials and Technology Promotion Council Vulnerability Atlas cross reference with the census data। तो हमें बहुत अच्छे से ये जानकारी पता होनी चाहिए कि कौन कौन से लोग एक्चुअल हैजार्ड जोन में रह रहे हैं। जी, हमें उन्हें शिफ्ट नहीं करना है, हमें उन्हें केवल और केवल क्या करना है, हमें उन्हें जो है जो वनरेबल एरिया है उससे थोड़ा सा बाहर रखना है, ताकि जब भी कभी कोई ऐसे वनरेबिलिटी आए, जैसे सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो उनके ऊपर सबसे पहले क्या ना हो, उनके ऊपर कभी भी दुख ना आए, कष्ट ना आए, वो वापस अपना जीवन जो है वो सेटल कर सकें, है ना। ये कहने में बहुत आसान है, लेकिन फिर भी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है कि हम लोग क्या करें कि जो एक्सपोजर है वो वहां के लोग जो रह रहे हैं उसके ऊपर बननी चाहिए, ठीक है। देन कंपोजिट वनरेबिलिटी इंडेक्स, है ना, वनरेबिलिटी मैट्रिक्स मस्ट बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड टू इंक्लूड एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस, हाउसिंग क्वालिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलाइजिंग डेटाबेसेस लाइक NFHS 5, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना। तो इन चारों डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हमें क्या करना है, हमें काम करना है, ठीक है। Then third way forward is institutionalizing the methodology. The Finance Commission should mandate the National Disaster Management Authority to publish an authoritative annual state disaster vulnerability index to standardize the metrics and avoid the contested allocations in the future awarded grants। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज ध्यान रखना कि जो NDMA है उसे क्या बनाने को बोला है, स्टेट डिजास्टर मार्केट, स्टेट डिजास्टर वनरेबिलिटी इंडेक्स। ये कौन बनाता है, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है बच्चों। चलिए मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। GS पेपर 2, GS पेपर 3 एनवायरमेंट से या डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा बहुत अच्छा सवाल है। 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है डिजास्टर वनरेबिलिटी इज मल्टी डायमेंशनल एंड कैन नॉट बी एक्यूरेटली कैप्चर्ड बाय मियर fiscal capacity. Discuss this statement in the context of federal fiscal transfers, federal fiscal transfers for disaster management in India. आपदा भेद्यता बहुआयामी है और इसे केवल राजकोषीय क्षमता से सटीक रूप से नहीं समझा जा सकता है। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए संघीय वित्तीय हस्तांतरण के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा करें, ठीक है। अगर आपने अपना आंसर लिखा है तो आपको अपना आंसर कहाँ भेजना है, iasrm@gmail.com पे भेजना है। और अगर आपका आंसर चेक हो जाता है तो हम आपको आपका आंसर जो है वो कहाँ भेजेंगे, प्री इवैल्यूएशन के लिए
हम लोग आपको वापस आपका आंसर भेजते हैं विथ प्रोज एंड कॉन्स विद इन 2 आवर्स, ताकि आपको आपके मेंस के प्रिपरेशन जो है वो साथ साथ बहुत अच्छी चलती रहे, प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी एडिटोरियल की तरफ, दैट इज द इम्पीचमेंट मूव विथ नो विनर्स। अशोक लवासा हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हुए हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, एक एक करके पढ़ते हैं, है ना। द एडिटोरियल critically examines the unprecedented move by 193 opposition parliamentarians to submit an impeachment, technically removal motion against the चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, है ना। तो जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, उनके खिलाफ 193 अपोजिशन पार्लियामेंटेरियंस ने क्या सबमिट किया है, इम्पीचमेंट मोशन सबमिट किया है, राइट। पॉइंट ये है, स्टैमिंग फ्रॉम द एलिगेशंस ऑफ पार्टीसन कंडक्ट, यानी भेदभाव वाला कंडक्ट, एंड मैसिव एंड कंट्रोवर्शियल डिसइंफ्रेंचाइजमेंट ड्रिवन बाय स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स, द आर्टिकल हाइलाइट्स अ सीवियर ब्रेकडाउन ऑफ द ट्रस्ट between political opposition and the Election Commission of India, warning of a long-term damage to the institutional credibility। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑपोजिशन ये ब्लेम लगा रहा है कि आपने जो बिहेवियर किया इलेक्शन कमीशन ने ड्यूरिंग द SIR, है ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के कार्यकाल में जो आपने व्यवहार किया है वो बहुत ही अनुचित है और एक पार्टीशन कंडक्ट की उसमें आता है, डेफिनेशन में आता है, और उसके बाद जो है आपको जो है हटाना ही चाहिए। लेकिन ऑथर कहते हैं कि भाई ये एक बहुत बड़ा जो ये जो आर्टिकल कहता है कि ये जो पॉलिटिकल अपोजिशन ने किया है, इसने एक लॉन्ग टर्म डैमेज करने का काम किया है, इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी को लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकती है, जो ये अच्छी बात नहीं है भारत के लोकतंत्र में। सो ऑथर कहते हैं व्हाट इज द फर्स्ट कोर इशू, सबसे पहला अनप्रेसिडेंटेड इंस्टीट्यूशन क्लैश, द मोशन अगेंस्ट द CEC इज ड्रामेटिक पॉलिटिकल मैन्यूवर that is destined to fail numerically but is designed to inflict political and reputational damage। ये ऑथर कहते हैं कि सबको पता है कि जो पहले जो उनके खिलाफ बिल लेके आया था, ओम बिरला साहब के खिलाफ बिल लेके आए, वो फेल हुआ। देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आप बिल लेके आए, वो भी फेल होगा न्यूमेरिकली, बट फिर भी जो है ये इसलिए लाया गया ताकि CEC जो है उनका पॉलिटिकल और जो रेपुटेशनल डैमेज है उसको और ज्यादा अच्छे से किया जा सके। देन देयर इज एन इरोजन ऑफ ट्रस्ट, ऑथर कहते हैं दिस मार्क्स अ सीवियर डिपार्चर from historically high regard for ECI, which was once lauded as the most trusted democratic institution in India during the golden jubilee in 2001, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ECI पर जो ECI का हाई रिगार्ड था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, एक इरोजन ऑफ ट्रस्ट पैदा हो रहा है, क्योंकि लोग इनिशियली यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि वो राहुल गांधी और सॉरी टू नेम डैम बट राहुल गांधी और वो उनके भाषण सुनते हैं, तो लोग उनसे कुछ लोग प्रेरित होते हैं और कुछ लोग उन्हें गालियां देते हैं। तो उन्हें ये चीज है कि भाई जो अपोजिशन ये सब चीजें कर रहा है तो ठीक बात है, कुछ सोच समझ के कर रहा होगा, लेकिन ECI का जो हाई रिगार्ड होता था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। देन ऑथर अपने सेकंड आर्ग्यूमेंट में कहते हैं भाई देयर इज एन स्टेड फास्ट डिफाइंस, है ना। चार्जेस बाय अपोजिशन क्या थे, द 193 MPs cited partisan and discriminatory conduct, that is obstruction of investigation into electoral fraud and mass disenfranchisement via special intensive revision। ऑथर कहते हैं कि जो 193 MPs ने जो आरोप लगाया है, वो आरोप किसका लगाया है, भेदभाव का आरोप लगाया है, पार्टीशन एंड डिस्क्रिमिनेटरी कंडक्ट का भेदभाव लगाया है, और ये कहा है कि जो इलेक्टोरल फ्रॉड पर जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन का काम किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। देन ऑथर कहते हैं भाई देयर इज अ कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, है ना। कैसे, फ्रीक्वेंट अटैक्स बाय द लीडर ऑफ अपोजिशन regarding role discrepancies were met with ECI's obduracy and failure to provide credible, transparent response and choking communication channels, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारे देश के अभी जो माननीय लोकसभा के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, अपोजिशन लीडर हैं,
उन्होंने टीवी पर खड़े रह रहकर अपने यूट्यूब इंस्टाग्राम पे खड़े रह रहकर चिल्लाया था कि अगर मैंने गलत बोला है तो मुझे बुक ला के दिखाओ, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। अरे भाई बुक तू ही लेके आ जाना यार, कि भाई आप जो है फिर ईसीआई आपने कहा भाई वोट चोर गद्दी छोड़, आपने कहा वोट चोरी हुई, तो ईसीआई ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कीजिए ना, आप मुझे जिंदा मत छोड़िए, आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कीजिए ताकि आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार ये आदमी जो है बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कीजिए, आप केस ही नहीं फाइल कर रहे हैं। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, अपोजिशन वालों ने क्या किया है, केस फाइल नहीं किया है। सो दैट इट इज देयर फेलियर to provide credible, transparent response, choking the communication channel. Then there is a massive pushback. Despite immense political pushback, such as Vote Adhikar Yatra ahead of Bihar state election and Trinamool Congress Dharna in West Bengal, which culminating in Chief Minister unprecedented appearances in Supreme Court, the CEC persisted with SIR to purify the role. उन्होंने क्या कहा कि भाई तुम आगे आओ या ना आओ, हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो एसआईआर आगे से आगे करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमें जो इलेक्टोरल रोल है, क्योंकि कई सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वो घुस गए हैं, हमें तो उसे क्या करना है, सुधारना है, तो हम तो उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते हैं। देन सीईसी के ऊपर आरोप, और एक और आरोप और क्या लगा सीईसी के ऊपर बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। सीईसी के ऊपर एक और आरोप ये लगा कि उनके ऊपर टेक्नोलॉजिकल कंट्रोवर्सीज भी मौजूद पाई गई। क्या टेक्नोलॉजिकल कंट्रोवर्सीज के बीच गिरा था इलेक्शन कमीशन? द ईसीआई डिप्लॉयड अ कंट्रोवर्शियल एआई ड्रिवन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी टूल, है ना, इन वेस्ट बंगाल अलोन। दिस रिजल्टेड इन द डिलीशन ऑफ 58.2 लाख इलेक्टोरल एंड लेफ्ट 60 लाख इलेक्टोरल्स अंडर एडजुडिकेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने एआई ड्रिवन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी टूल जो है, ये मैंने पहले भी आर्टिकल डिस्कस किया था, इसे डिप्लॉय किया था, जिसकी वजह से 58.2 लाख इलेक्टर्स का डेटा उड़ गया था। ठीक है। देन unorthodox interventions, the crisis forced extraordinary measures including the ECI use of micro observers to finalize roles, and Supreme Court appointing over 500 judicial officers to adjudicate the fate of millions of voters in a short span. तो भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने माइक्रो ऑब्जर्वर जो है वो अपॉइंट किए, तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया, जो खुद ममता बनर्जी लड़ने गई थी, उसमें आदेश आया कि ईसीआई में 500 जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं वो माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे, यानी किसी भी तरह से धांधली होने का चांस अब नहीं है। ठीक है। देन ऑथर कहते हैं कि इट इज अ ह्यूज लॉस फॉर अ कॉमन मैन, है ना, जैसे सिटीजन एज अ कोलेट्रल डैमेज, द अल्टीमेट विक्टिम ऑफ दिस इंस्टीट्यूशनल वॉरफेयर आर द सिटीजन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों ये, कि किसी भी इंस्टीट्यूशनल वॉर में संस्थागत अगर कोई लड़ाई होती है तो उसके अल्टीमेट विक्टिम कौन होते हैं, सिटीजन खुद होते हैं। द ट्रॉमा ऑफ सिक्योरिंग बेसिक वोटिंग राइट्स बिकम नॉर्मलाइज्ड while those wrongfully excluded lose their democratic voice entirely. Then second is weaponization of constitutional tool. The impeachment move is framed as an ultimate constitutional weapon deployed by political losers who feel alienated by the referee, है ना। तो ये एक आखिरी मूव होना चाहिए, लेकिन इसको क्या किया जा रहा है, इसको और वेपनाइज किया जा रहा है। पहले लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ लाए, उससे पहले बात चल रही थी कि जगदीप धनखड़ के लिए भी लाया जाएगा, फिर तो खैर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 बार लिया है, भले ही नंबर था कि नहीं था, तो भी जो है क्या किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल टूल्स का वेपनाइजेशन किया जा रहा है। देन लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल डैमेज, while the ECI currently holds absolute control over the ongoing poll process, the nation is left with an electoral body in which the political opposition, representing more than half of the voting population, has officially expressed the vote of no confidence। और ये अच्छी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन पर कैसे आरोप लग जाए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए बच्चों के इलेक्शन कमीशन पर क्या लग जाए, आरोप लग जाए। ठीक है। चलिए मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। Discuss how the initiation of the removal motion against the CEC by the legislative opposition impacts the institutional credibility of the poll body, है ना।
मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया की जांच करें। चर्चा करें कि विधायी विपक्ष द्वारा सीईसी के खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव की शुरुआत चुनाव निकाय की संस्थागत विश्वसनीयता को कैसे प्रभावित करती है। जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ सवाल है। 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अगर आपने अपना आंसर लिखा है तो बेहिचक आप अपना आंसर iasarambh@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहां पर आपके आंसर का फ्री वैल्यूएशन 2 आवर्स के अंदर अंदर करके विद प्रोज एंड कॉन्स हम आपको आपका आंसर वापस भेजते हैं, ताकि आपके मेंस के प्रिपरेशन और अच्छे से चल सकें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राइट, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस चैनल टू द फ्रेंड्स ग्रुप जो आप ही की तरह पढ़ने वाले सीरियस कैंडिडेट्स हैं। कमेंट करना मत भूलिएगा कि आज की क्लास कौन सा टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा। आज की क्लास में मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। थैंक यू सो वेरी मच। जस्ट ड्रॉप हाई और थैंक यू ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे अच्छा लगेगा। राइट, मेक दिस डे ग्रेट। मैं मिलूंगा आपसे कल वापस इसी समय। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे क्यूरियस। बाय बाय।